हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्टीमेट गोल। आज की इस वीडियो में हम सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और सैम्पलिंग से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिकल यानी जियोग्राफिकल टेक्निक्स का जो पोर्शन है वहां पर हम ज्यादातर जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करते हुए कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और जो टेक्निक्स है, मेनली जो टेक्निक्स है, जैसे सैम्पलिंग किया जाता है, जैसे हमने स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी या स्ट्रीम ऑर्डरिंग देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर इसी अप्रोच से ये सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए टाइम भी कम बचे हैं, एग्जाम सामने है, तो यहाँ पर हम जैसे जितना हो सके थोड़े से टाइम में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जितना ज्यादा हम एमसीक्यूज को करेंगे वही बेहतर रहेगा। और जो भी टेक्निक्स है उसको हम सीख लेंगे और उसके बेसिस पे जो थ्योरीज है जिससे रिलेटेड टेक्निक्स है वो हम सीखेंगे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा जहां पर हमने स्ट्रीम ऑर्डरिंग को कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था वो, तो वो देख लीजिए। और हमारे जियोग्राफिकल टेक्निक्स का एमसीक्यूज अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको जियोग्राफिकल टेक्निक्स का एमसीक्यूज मिल जाएगा। वहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज की सॉल्यूशन ऑलरेडी दिए हुए हैं। हालांकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं, फिर भी आप उस एमसीक्यूज को रिवीजन कीजिए, उससे काफी ज्यादा हेल्प होगा आपको आने वाले एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए सैम्पलिंग क्या है। तो देखिए, सैम्पलिंग इज ए स्मॉलर बट होपफुली रिप्रेजेंटेटिव, इसका मीनिंग आपको समझना होगा। सैम्पलिंग क्या है कि एक पॉपुलेशन है, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप स्टैटिस्टिकल काम कर रहे हो जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर जितने भी लोग हैं, मान लीजिए आप इंडिया में आप जितने भी यूथ है, मान लीजिए जितने भी पॉपुलेशन से, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सभी का आप मंथली इनकम या ईयरली इनकम आप कैलकुलेट करना चाहते हो और उसके साथ किसी कोई एक काम करे वो ईयरली इनकम लेके, अब उसके साथ चाहे आप इनकम के साथ उसकी लाइफस्टाइल को कंपेयर करना चाहते हो या मान लीजिए उनकी एनुअल इनकम के साथ हेल्थ एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप ऐसे करना चाहते हो, तो वहां पर आप अगर चाहिए तो आप पूरे इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है उनकी कौन किसका कितना इनकम है ये तो आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, उनमें से एक छोटा सा हिस्से को बाहर निकाल लेना होगा और ये जो छोटा सा हिस्सा होगा इसी को हम सैम्पलिंग बोलेंगे। लेकिन वेट 1 मिनट, सैम्पलिंग हम इसको तभी बोलेंगे जब ये जो छोटा हिस्सा हमने निकाला, जितने लोगों को इसके अंदर रखा इस सेट के अंदर, वो इनकी जो नेचर है इनको ठीक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको रिप्रेजेंट ठीक तरह से नहीं करता तो वो सैम्पलिंग नहीं है। और सैम्पलिंग करना एक बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है। यह सैम्पलिंग में एरर होता ही होता है, ऐसा कोई सैम्पलिंग आज तक नहीं बना जिसमें कोई भी एरर ना हो। सैम्पलिंग में एरर होता है, लेकिन जिसका एरर जितना कम होता है उनको उतना ट्रू सैम्पलिंग माना जाता है। सैम्पलिंग स्टडी में जनरली एरर्स होते हैं। जैसे ये करंट न्यूज में जो एग्जांपल है, आप अगर कोई यहाँ से वीडियो देख रहे हैं जो दिल्ली में है, दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे हो रहा है हार्ड इम्यूनिटी को लेकर कोविड के चलते, तो ये सेरोलॉजिकल सर्वे जो हो रहा है वहां पर रैंडमली कुछ लोगों को लिया जा रहा है और उनको उनका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, उसमें एंटीबॉडीज है या नहीं है ये देखा जा रहा है। तो ये जो है ये सैम्पलिंग है, क्योंकि दिल्ली में जितना पॉपुलेशन है लगभग 4 करोड़ के करीब दिल्ली में पॉपुलेशन है, तो उन सभी का सेरो सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर महीने क्या किया जा रहा है, वहां पर कुछ लोगों को लेकर उनके अंदर सर्वे किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। तो ये जो है ये सैम्पलिंग है। और सिर्फ जियोग्राफी में नहीं, कोई भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हो वहां पर सैम्पलिंग करना बहुत जरूरी है, खास करके जो सोशल साइंस हो, खास करके जो भी सोशल साइंस हो। हालांकि बेसिक साइंस जो होता है वहां पर भी सैम्पलिंग होता है, लेकिन वहां पर सैम्पलिंग लगभग 100% एक्यूरेट होता है। मान लीजिए आप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करना चाहते हैं, तो कोई भी आप हाइड्रोजन ले लो, ऐसी जरूरी नहीं कि दुनिया में जहां भी हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन को लेना पड़े। तो जो हमारी बेसिक साइंस होता है वहां पर जो सैम्पलिंग होता है वहां लगभग 100% ट्रू होता है। लेकिन जो हमारी सोशल साइंसेस में होता है, जहां पर हम ह्यूमन बींग्स को लेकर काम करते हैं, वहां पर ये सैम्पलिंग 100% ट्रू नहीं होता। अगर 95% तक भी सही हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर हेट्रोजेनिटी रहते हैं पॉपुलेशन में, लेकिन जो केमिकल्स है उसमें ज्यादा हेट्रोजेनिटी नहीं रहती। तो सैम्पलिंग क्यों होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो यह है रिसोर्सेस, टाइम और मनी दोनों बहुत कम होता है, और वर्कलोड। अगर आप मान लीजिए कि जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस होते हैं वहां पर सेंसस मेथड यूज किया जाता है, वहां पर सैम्पलिंग मेथड नहीं किया जाता है, और इसीलिए एक डेटा कलेक्ट करने में हमें 10 साल लगते हैं। आप एक डेटा कलेक्ट करते हैं 1 साल से, आप उसी डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो मतलब फाइनल फिगर आते आते 4 साल लग जाता है। अब उसके बाद जितना इस पे कॉस्ट आता है, उसके बाद आपको दोबारा अगर 4 साल या 5 साल बाद दोबारा एक सर्वे करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए सेंसस जो है ना वो 10 साल बाद किया जाता है। मान लीजिए आपको छोटा सा कोई काम है, उसलिए अगर आप पॉपुलेशन सर्वे करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाता हर 5 साल में सेंसस, तो यहाँ पर इसीलिए 10 साल में किया जाता है। तो एक इंडिविजुअल्स के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। सबसे बड़ी रीजन यही है, टाइम एंड मनी।
और दूसरा देखिए गिव रिजल्ट्स विद नोन एक्यूरेसी दैट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। अब देखिए यहाँ पर जो सैम्पलिंग एरर्स है ना, इसको मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना सैम्पलिंग एरर हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि सैम्पलिंग काम करना एक्सपर्ट का काम है। यहाँ पर कोई भी लोग जो बिगिनर से जो काम कर रहे हैं वो सैम्पलिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। ये एक्सपर्ट का काम है कि कैसे सैम्पलिंग डिजाइन हो रहा है वो देखना। और कोई भी रिसर्च हो या कोई भी काम हो, वहां पर सैम्पलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सैम्पलिंग में गलती हो गया तो जो डेटा रिप्रेजेंट होगा वो सबसे रॉन्ग हो जाएगा, उसमें कुछ भी सही नहीं आएगा, टोटली रिलेशन खराब हो जाएगा। तो सैम्पलिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सैम्पलिंग फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ व्हिच पोटेंशियल रेस्पोंडेंट अब ड्रॉन। अब यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम ये देखिए इज द लिस्ट फ्रॉम व्हिच द पोटेंशियल रेस्पोंडेंट्स आर ड्रॉन। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई टाउन पे 100 लोग रहते, तो आपने जो जितने लोगों का आपने लिस्ट बनाया वही सैम्पलिंग है। आपने सैंपल ड्रॉ नहीं किया। मान लीजिए पहले तो आप मान लीजिए उनके इनकम के डेटा कलेक्ट करेंगे या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के डेटा कलेक्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो लोगों का लिस्ट बनाना होगा ना, हम इससे डेटा कलेक्ट करेंगे, इससे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये जो लिस्ट होता है यही सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है। अब ये रजिस्टर्स ऑफिस, क्लास रोस्टर कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस। अब सैम्पलिंग को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है, मतलब सैम्पलिंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब पॉपुलेशन क्या है अगर आपको पता नहीं है तो पॉपुलेशन देखिए, हम जहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी टाउन के, ठीक है, टाउन के मंथली इनकम से, टाउन के जो लोग हैं उनकी मंथली इनकम के साथ हेल्थ एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस टाउन के जितने भी लोग हैं वो उस पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका लॉकडाउन में, ठीक है, लॉकडाउन में कितने अर्निंग्स हुआ है माइग्रेंट लेबर का, ये आप कैलकुलेट करें, तो जो भी माइग्रेंट लेबर है वो आपका पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगा। और उनमें से आप जिन जिन से क्वेश्चनिंग करेंगे, जिन जिन से आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो आपका आ जाएगा सैम्पलिंग में। अब यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैंपल साइज और पार्टिसिपेशन, ये 3 चीज है। सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग के काफी सारे प्रोसीजर्स है, उनमें से सही प्रोसीजर चूज करना सबसे बड़ी बात है। कौन सी तरीके से आप सैम्पलिंग करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग कहाँ एप्लीकेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने गलत तरीके से सैम्पलिंग किया तो हो गया। दूसरा है सैंपल साइज। सैंपल साइज मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन है उसको आप, उसका जो सैंपल आप ड्रॉ करेंगे उसके एक सर्टेन परसेंटेज को रखना ही होगा। अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ लोगों में से 100 लोगों के ऊपर आप सर्वे कर रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। तो सैम्पलिंग साइज को आप जितना बड़ा करते जाएंगे उतना सैम्पलिंग एरर भी घटता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसका 10%, उसका लगभग 10% एक आइडियल सैंपल साइज होता है, इसको सैंपल साइज माना जाता है, ठीक है, आइडियल सैंपल साइज। हालांकि अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उसको 5% तक भी रख सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं। उससे नीचे अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा एरर आ सकते हैं। पॉपुलेशन के 10% जो है वो सैंपल साइज आइडियल माना जाता है सैम्पलिंग के लिए, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं। 10 टू लगभग 20% तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 10% को ही आइडियल साइज माना जाता है। अब पार्टिसिपेशन देखिए, पार्टिसिपेशन रेस्पॉन्स, अब कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है, जो सैंपल आपने ड्रॉ किया, जो लोगों को आपने लिया वो लोग ठीक तरह से रेस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये डिपेंड, ये 3 फैक्टर ऐसा है जिसके ऊपर आपका सैंपलिंग सैंपल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, ये डिपेंड करता है। अब देखिए हमारा दूसरा हिस्सा ये है, व्हेन माइट यू सैंपल द एंटायर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कौन से सिचुएशन पे आपको सैंपलिंग मेथड को एक्सक्लूड करना चाहिए। आपको सेंसस मेथड यानी जो पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी टोटल पॉपुलेशन है, सभी से आपको डेटा कलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले तो ये है व्हेन योर पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है तो आपको सेंसस मेथड ही करना होगा। और दूसरा है व्हेन यू हैव एक्सटेंसिव रिसोर्स। अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो वहां पर आप जितना आपका एंटायर पॉपुलेशन को आप सैंपल करेंगे तो बेहतर होगा। और थर्ड है व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट ए वेरी हाई रेस्पॉन्स। अब ये है कि मान लीजिए आप कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको हाई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको वहां पर एक्सटेंसिव वे में आपको एंटायर पॉपुलेशन से ही डेटा कलेक्ट करना होगा। तो सीधी सीधी बात में यह हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हेटेरोजेनिटी हो, जहां से हमें सैंपल ड्रॉ करके पर्टिकुलर रेस्पॉन्स पाने की उम्मीद नहीं है, वहां पर हमें सेंसस मेथड इस्तेमाल करना हो। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है वहां पर सैंपलिंग नहीं होता है, वहां पर सेंसस मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक का व्यूज अलग हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सेंसस मेथड यूज होता है। सेंसस मेथड में हर एक से वोट कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, ये देखिए ये टोटल एंटायर पॉपुलेशन से, ठीक है। अब इनके पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हमने ले लिया जो स्टडी पॉपुलेशन बने।
अब इसके अंदर जो हमने फ्रेम बनाया, ठीक है, द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन के हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू, ये है थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। मान लीजिए आप वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में एजुकेशन के साथ अर्निंग्स का कंपेयर करेंगे, तो ये जो एंटायर वर्ल्ड है, या इंडिया में मान लीजिए, इंडिया में अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ मंथली इनकम या एनुअल इनकम या पर कैपिटा इनकम कुछ भी आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहां पर एंटायर इंडियन पॉपुलेशन क्या हो गया, आपका थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हो गया। अब मान लीजिए उसको करने के लिए कुछ कुछ चीज होता है, शायद आपने देखा होगा केस स्टडी लिखा हुआ होता है कभी कभी, तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी एक जगह को स्टडी करते हैं, जैसे हमने इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा था, वो यहाँ पर विषय नहीं है। तो स्टडी पॉपुलेशन है कि हमें कहां से डेटा कलेक्ट करना होगा, सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं हम, इतने ही जगह, मान लीजिए कोई एक टाउन चूज कर लिया, कोई एक स्टेट चूज कर लिया, या 4-5 स्टेट चूज कर लिया, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज चूज किया, आपने जो चूज किया उनमें से कुछ शहर या कुछ गांव को चूज किया, उनमें से आप पॉपुलेशन लेंगे, तो ये जो होगा ये आपका स्टडी पॉपुलेशन होगा। अब इनके अंदर जिन लोगों से इन लोगों से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, इन लोगों में से आप कुछ लोगों को चूज कर रहे हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करें, जो आपके एक्सेस में है, उसको हम बोलेंगे द सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, ये जो पहले हमने शॉर्टलिस्ट किया जिसके लिए काम है, ठीक है, जैसे हम वैक्सीन बन रहे हैं, वैक्सीन वर्ल्ड के लिए है, लेकिन वैक्सीन का जो वॉलंटियर्स है, आप वैक्सीन किसके ऊपर आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, रशिया ने जो वैक्सीन बनाया वो अपने कंट्री के लिए बनाया, वैक्सीन सबके काम में आएगा। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है वो बन गया एंटायर वर्ल्ड का पॉपुलेशन। अब जो रशिया के जो पॉपुलेशन है वो आपका बन गया द स्टडी पॉपुलेशन, क्योंकि उसके ऊपर स्टडी करें। अब हर एक को तो वैक्सीन नहीं देंगे ट्रायल के वक्त, बाद में अगर शायद दिया जाएगा, तो वो जितने लोगों को आप वॉलंटियर में शामिल कर रहे हैं, जितने लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, वो आपका है सैम्पलिंग फ्रेम, और उनमें से जितने लोगों को आप चूज कर रहे हैं वो आपका सैंपल आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम को आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एज ग्रुप है, ठीक है, 18 to 60 ईयर्स, इन एज ग्रुप जो हो गया ये आपका वॉलंटियर्स के लिए, ये इनको वॉलंटियर्स के हिसाब से चूज किया गया, तो ये है सैम्पलिंग। आप ऐसा नहीं है कि 18 से 60 के एज में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को आप सैंपल में टेस्ट करेंगे, सभी के ट्रायल के लिए बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ट्रायल के लिए जितने लोगों को बुलाया जा रहा है वो है सैंपल। मतलब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है जिसके लिए वैक्सीन बन रही है वो है थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। रशिया बना रहे पहले, सबसे पहले उनके लिए अपने कंट्री है, कंट्री के लोगों को एक्सेस है, इंडिया के लोगों तक उनका एक्सेस नहीं है, कोई और कंट्री के लोगों तक भी उसका एक्सेस नहीं है। तो उनकी जो अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन बना वो हो गया था स्टडी पॉपुलेशन। अब उनमें से एक एज ग्रुप बनाया कि 18 से 60, क्योंकि इनके ऊपर रिस्क ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इनके ट्रायल करने की अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो इसके ट्रायल करने के लिए जो सैम्पलिंग फ्रेम बनाया 80 से 60 ईयर्स, ये हो गया उनका सैम्पलिंग फ्रेम इस एज का। अब इसका एज का ट्रायल के बाद हर एक को तो वैक्सीन नहीं देंगे, कुछ लोगों को देंगे जो वॉलंटियर्स होगा, वो हो गया आपका सैंपल। ठीक है, ऐसे आप पढ़ेंगे बहुत। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कि ये कौन सी है, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल पॉपुलेशन क्या है, स्टडी पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है और सैंपल क्या है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखिए उसी को कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स हो सैंपल के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो, उन हर एक का चांसेस है सैंपल के हिसाब से चूज होना, उसी को आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे। सिर्फ इतना बात है कि ऐसा सैम्पलिंग हम कर रहे हैं जहां पर कोई भी चूज हो सकते हैं सैंपल के हिसाब से, उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो जजमेंटल है, ठीक है, वो जजमेंटल है, उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस, थोड़ा सा देखिए, सबसे ज्यादा सुटेबल तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब कुछ कुछ केस में आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना ही होगा। पहले देखिए कॉन्वेनियंस, जहां तक आपका पॉपुलेशन का एक्सेस है वही से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, ये हो गया कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपका जिस पर्पस के चाहिए वो, और कोटा सैम्पलिंग कई बार कुछ लोगों को चूज किया जाता है, तो ये कोटा सैम्पलिंग है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम पर्पस से जितना इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। और यहाँ पर दो चीजें, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम मतलब टोटल पॉपुलेशन में से किसी एक को आप चूज करें, वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, किसी एक का, इसलिए रैंडम टेबल भी लिया जाता है, कुछ भी लिया जाता है। अब यहां पर क्या होता है, सिंपली रैंडम सैम्पलिंग दो चीजें होता है, एक होता है SRS सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, और दूसरा होता है विद आउट रिप्लेसमेंट। मतलब आपने सबसे पहले मान लीजिए किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में 100 स्टूडेंट्स थे, उनमें से आप एक को सैंपल के हिसाब से ले लिया। अब दूसरे बार जब आप उससे एक सैंपल ड्रॉ करेंगे तब वो 100 में से आप नहीं ड्रॉ करेंगे, 99 में से ड्रॉ करेंगे, तब ये हो गया
विथ रिप्लेसमेंट। और अगर आपको उस 100 में से ही दोबारा ड्रॉ करते तो वो हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने रिप्लेस नहीं किया, जिसको आपने निकाल दिया उसको निकाल ही दिया, ठीक है। अगर नहीं निकालते तो वो हो गया रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट में एक ही सैंपल को 2 बार चूज किया जा सकता है, हो सकता है एक ही सैंपल 2 बार चूज हो गया, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में एक सैंपल को 2 बार आप नहीं चूज कर सकते। तो सिंपल विदाउट रिप्लेसमेंट में आप 2 बार चूज कर सकते और विथ रिप्लेसमेंट में आप 2 बार नहीं चूज कर सकते, क्योंकि आप विथ रिप्लेसमेंट मतलब उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक सैंपल को बाहर निकाल। मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में 100 बॉल्स है, ठीक है, 100 बॉल में से आपने एक को चूज कर लिया और सैंपल की एक कंटेनर है वहां पर डाल दिया, तो ये जो हो गया ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर आप 99 बॉल रह गया, अब इनमें से एक और चूज करेंगे तो यहाँ पर 98 आ जाएगा, तो यहाँ पर बार बार रिप्लेस हो रहा है, तो ये हो गया आपका विथ रिप्लेसमेंट। और अगर नहीं करते आप दोबारा इस बॉल को यहाँ पर रख देते, मान लीजिए एक बॉल ले लिया, अब उससे डेटा कुछ कलेक्ट कर लिया, उसको यहाँ पर रख दिया, फिर सैंपल ड्रॉ किया, तो वो आपका हो जाता विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर और कुछ चीजें हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, इसमें से सबसे सुटेबल माना जाता है विथ रिप्लेसमेंट। अब इसमें जनरली 2 चीजें होते हैं, रैंडम नंबर और लॉटरी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर इतना याद रखिए। आप सिस्टमिक सैंपलिंग में देखिए, सिस्टमिक सैंपलिंग में मतलब कुछ इंटरवल में चूज किया जाता है। मान लीजिए एक ऐसे रो है और यहाँ पर 100 लोग खड़े, यहाँ पर आप फिगर्स में देख सकते हैं 1 2 3, हम यहाँ से एवरी 3rd पर्सन को चूज करें, तो ये तीसरा लोग आया, ये छठा लोग आएगा, यहाँ पर अगर नॉर्मल लोग होता तो 9th जो पर्सन है वो आता। ये जो है ये सिस्टमिक सैंपलिंग है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में आप कुछ चूज कर रहे हैं, तो ये सिंपल ये सिस्टमिक सैंपलिंग है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ से आपको सैंपल साइज, यहाँ पर आपको क्या है, सिस्टमिक सैंपलिंग में एक चीज होता है कि रैंडम स्टार्ट, हम कब से स्टार्ट करते हैं और क्या इंटरवल होता है, तो ये इंटरवल जो होता है वो के होता है, पॉपुलेशन साइज बाय सैंपल साइज। मतलब जो मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है और इनमें से आप 10 लोगों को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सैंपल साइज बन जाएगा 10, तो पहला जो नंबर होगा वो 10 लोग होगा, दूसरा जो होगा वो 20 लोग होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसका इंटरवल आप ऐसे चूज करते हैं, ये एक फॉर्मूला है, हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, कभी कभी अलग तरीके से ये काम किया जाता है। अब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग देखिए, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एक 2 चीज में गड़बड़ होती है, एक होता है स्ट्रैटिफाइड और एक होता है मल्टी स्टेज। स्ट्रैटिफाइड में देखिए, स्ट्रैटिफाइड जब किया जाता है ना, तब मान लीजिए किसी जगह पर 100 पर्सन रहते हैं, अब सभी पर्सन का आपको ब्लड प्रेशर की डेटा निकालनी है। अब क्या किया आपने यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को आपने कुछ ग्रुप में बांट दिया, कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, मतलब कोई गर्ल्स हो गया, कोई वुमेन हो गया, ठीक है, और कोई बॉयज हो गया और कोई मेन हो गया, ठीक है। बॉयज और मेन में फर्क होता है, जो एडल्ट होता है उसको जनरली मेन किया जाता है, तो आपने इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये जो कैटेगरी है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जो सैंपलर है या जो सर्वेयर है, जो भी आप कहिए, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उनका अपने हिसाब से नहीं है, आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया के बेसिस पे है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब उनमें से आपको गर्ल से भी कुछ डेटा निकालना है, वुमेन से भी कुछ डेटा निकालना है, और मेन से भी कुछ डेटा निकालना है, बॉय से भी कुछ डेटा निकालना है, तभी ये होगा आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। मतलब टोटल पॉपुलेशन को हमने कई ग्रुप पे बांट दिया और हर एक ग्रुप से आपको डेटा निकालना होता है, ठीक है, हर एक ग्रुप से आपको डेटा निकालना है। देखिए यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को 2 डेटा में डिवाइड किया गया, एक वुमेन और दूसरा मेन। अब वुमेन से भी डेटा निकालना है और मेन से भी डेटा निकालना है। और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग यहाँ पर हम बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग में देखिए 2 स्टेज सैंपलिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग रहे थे, ठीक है, इसको आपने कोई भी क्राइटेरिया के बेसिस पे 10-10-10-10 करके ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे लोगों को डिवाइड कर दिया। अब इनमें से एक टोटल क्लस्टर को पॉपुलेशन के हिसाब से लिया जाता है, टोटल क्लस्टर को, ठीक है, ऐसे लिया जाता है। मान लीजिए कोई टाउन में से आपको टाउन को वार्ड में डिवाइड कर दिया, 20 वार्ड है या 50 वार्ड से, 50 वार्ड में आपने टाउन को डिवाइड कर दिया। अब उनमें से किसी एक वार्ड की पॉपुलेशन को अगर आपने सैंपल के हिसाब से ले लिया तो वो आपका क्लस्टर सैंपलिंग बन जाएगा। लेकिन वही अगर आपने वार्ड में डिवाइड करने के बाद ईच एंड एवरी वार्ड से कुछ लोगों को आपने सैंपल के हिसाब से ले लिया, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी स्टेज में क्या है, देखिए मान लीजिए आपको किसी लोगों का, जैसे हमने पहले कंपेयर किया, तो मान लीजिए इंडिया में आपको किसी लोगों के ब्लड प्रेशर की डेटा निकालनी है, तो आपने क्या किया, पहले इंडिया में से कुछ स्टेट को चूज किया, ठीक है, अब उन स्टेट में से कुछ डिस्ट्रिक्ट को चूज किया, अब डिस्ट्रिक्ट में से सब डिवीजन और सब डिवीजन में से आपने कुछ ब्लॉक्स को या म्यूनिसिपैलिटीज को चूज किया। आपने ये जो चूज किया ना, इनमें से कुछ म्यूनिसिपैलिटीज में से आपने डेटा निकाल लिया। यही है आपका
मल्टी स्टेज सैंपलिंग मतलब यहाँ पर हर एक स्टेज के बाद पॉपुलेशन की जो साइज है वो डिक्रीज होते जाते हैं। मान लीजिए आपने इंडिया बनाया, टोटल इंडिया एक कंट्री है, उनमें से आपने 5 स्टेट को चूज किया। अब इसी स्टेट के बाद देखिए आपका पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया। अब 5 स्टेट में से आप कुछ डिस्ट्रिक्ट को चूज किया, 5 स्टेट में से कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर आपने 20 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया। उसके बाद आपने मान लीजिए कोई टाउन को चूज किया, 30 टाउन को चूज किया 20 डिस्ट्रिक्ट में से। ऐसे ऐसे आपका पॉपुलेशन रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मतलब हर एक स्टेज में आप किसी को निकाल देते हैं। ठीक है, अब आखिर में कोटा सैंपलिंग हमने तो देख लिया। कोटा सैंपलिंग को जजमेंटल सैंपलिंग भी, सॉरी कोटा सैंपलिंग क्या है, कोटा सैंपलिंग वो क्लस्टर सैंपलिंग था। कोटा सैंपलिंग में क्या किया जाता है, द पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप। तो यहां पर एक डिफरेंसेस है कोटा सैंपलिंग से और आपका जो क्लस्टर सैंपलिंग है। यहां पर जो सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ना, वो इंटरव्यूअर का पर्सनल चॉइसेस होता है कि कौन से बेसिस पे किया जाता है। मान लीजिए सैंपल 200 फीमेल्स एंड 300 मेल्स बिटवीन एज ऑफ 45 एंड 60। तो इनमें से क्या किया, नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये जो पर्सनल चॉइसेस होते हैं उनके बेसिस पर उन्होंने किया। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्स में होते हैं, मान लीजिए टीचिंग का कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, आपने पहले जो नोटिफिकेशन दिया गया, मान लीजिए एक नोटिफिकेशन दिया गया जहां पर यह कहा गया कि जो भी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया है वो इंटरव्यू दे सकते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए। अब बाद में क्या कर दिया, जो इंटरव्यू चॉइस है उसने बताया नहीं ऐसे नहीं होगा, जिसका बीएड है वही आएगा इंटरव्यू देने, या जो लोकल लोग है वही आएगा। तो ये जो चॉइसेस है, ये चॉइसेस हो गया उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे या पर्सनल व्यूज के ऊपर। अगर ये पर्सनल व्यूज के ऊपर ये डिविजन होते तो ये कोटा सैंपलिंग होते, लेकिन अगर पर्सनल व्यूज के ऊपर नहीं होते, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हो जाएगा। अब कन्वीनियंस मतलब जहां से एक्सीडेंटल, मान लीजिए आप किसी जगह पर टूरिस्ट की सर्वे करें, टूरिस्ट सर्वे हर कोई किया है, अगर एक्सकर्शन में कभी गया है तो वहां पर टूरिस्ट सर्वे में क्या होता है कि जिसको मिलते हैं उसी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वहां पर जो भी लोग मिलते हैं, टूरिस्ट मिलते हैं, उन्हीं से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। आप उसको कोई सैंपलिंग नहीं करते, वो आपको जो भी आपको सामने मिलता है उसी से आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आप घर से निकाले हैं और कोई अननोन शहर है, वहां पर आप किसी जगह जाने के लिए आपको पता पूछना है, तो आपको सामने जो लोग मिलेगा वो आप उसी से पूछेंगे, नहीं कि सैंपल करके निकालेंगे कि इससे पूछना है उससे पूछना है। तो ये जो कन्वीनियंस है वो आपको जो एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है उन्हीं पे किया जाता है, यही इसका पॉजिटिव साइड है। मतलब जहां पर आपको तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए और एक चांस हो कि हर एक सही डिटेल्स प्रोवाइड करे, तभी आप कन्वीनियंस सैंपलिंग कर सकते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के टाइम पे आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पर्पोजिव सैंपलिंग एंड जजमेंटल सैंपलिंग आर, पर्पोजिव एंड जजमेंटल सैंपलिंग आर, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर फुल ऑफ बायस राइट आंसर होगा, क्योंकि पर्पोजिव जजमेंट है, जो जजमेंट करे वो अपने हिसाब से ही काम करता है। सैंपलिंग इज द ओनली फिजिबल एंड प्रैक्टिकल मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा इफ द पॉपुलेशन इज। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, वेरी लार्ज। अगर पॉपुलेशन वेरी लार्ज है तो ये इनफिनाइट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी लग सकता है कि इनफिनाइट पॉपुलेशन है तभी आपको सैंपलिंग करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो आपको सैंपलिंग और प्रैक्टिकल मेथड ही ओनली वे होगा। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन इज द बेसिस इन, इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज होना चाहिए पॉपुलेशन में। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोटा सैंपलिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये कोटा सैंपलिंग होगा। और बाकी सारे के लिए यहाँ पर नॉलेज की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेटर को, इसको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। लेकिन कोटा सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर को नॉलेज होना चाहिए कि पॉपुलेशन का, अगर हम इसी हिसाब से लेंगे तो ये डेटा अच्छा आएगा। Which of the following sample is not a probability sampling design? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोटा सैंपलिंग। Why is सेंसस सर्वे नॉट पॉपुलर? सेंसस सर्वे किस लिए पॉपुलर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे, ये चारों में से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पहले तीनों की तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आंसर सही है वो है ऑप्शन सी, इट रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर। बहुत टाइम भी मिल सकते हैं, कॉस्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है वो उतना ज्यादा नहीं मिल सकता। When population under investigation is infinite, जहां पर पॉपुलेशन है वो इन्फिनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। मान लीजिए आसमान में जो स्टार्स है उनके बारे में आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा सैंपलिंग यूज करेंगे? तो यहाँ पर आपका यूज करना होगा रैंडम सैंपलिंग मेथड। कुछ को निकाल लिए, जैसे जो आप खाना पकाते हैं ना जो लोग, तो जब हम राइस पकाते हैं तब क्या करते हैं, कोई एक राइस को उठाते हैं और वो देखते हैं कि पक चुका है या नहीं पक चुका है। तो वो जो सैंपलिंग हो, वहां पर आप सारे राइस को तो दबाकर नहीं देखते कि ये बना है या नहीं बना है। तो ये जो सैंपलिंग है इसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, और ये जो पॉपुलेशन है इसको हम बनते हैं इन्फिनाइट पॉपुलेशन।
आप इज सुटेबल फॉर हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। अब हेटेरोजेनस पॉपुलेशन अगर ये इनमें से एवरी टाइम आप याद रखिएगा यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करना होगा। क्यों करना होगा कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन को जो क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें होमोजेनिटी लाना होगा, होमोजेनियस ग्रुप में उसको डिवाइड करना होगा, उनके बाद हम उससे रैंडम सैंपलिंग करेंगे। और अगर पूछा जाए कि कोई कौन सा सैंपलिंग सबसे सुटेबल है, कोई भी ऑप्शन हो, तो वहां पर आपका आंसर होगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिर्फ स्ट्रैटिफाइड नहीं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, मतलब पहले स्ट्रैटिफाइड कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर कुछ ग्रुप में हम उसको बांट देते हैं और उनमें से रैंडमली कुछ ऑप्शन को चूज करते हैं। ओके, सो आज की इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम डिस्पर्सेंस या सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।